हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो स्वागत करते हैं आपका लीगली सॉर्टेड में और आज के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके उसे ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंडेमनिटी और गारंटी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। दोनों ही चैप्टर 8 का पार्ट है ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी सेक्शन 124 एंड सेक्शन 125 में है और गारंटी सेक्शन 126 से शुरू होता है। तो शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 126 की। तो एज यूजुअल सेक्शन 126 डेफिनेशन है, डिफाइन करता है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो मैं आपको बता दूं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। इसको आसान भाषा में समझें तो गारंटी नॉर्मल जैसा है कि दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, अगर एक पैसा नहीं देगा तो उसके बदले में कोई तीसरा आदमी पैसा दे देगा, जिसको कि आप आम भाषा में गारंटर कहते हो गए, लेकिन लीगल लैंग्वेज में उसे गारंटर नहीं, उसे श्योरिटी कहते हैं। तो श्योरिटी का डेफिनेशन भी इसी डेफिनेशन में, इसी सेक्शन में मिल जाएगा। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। और जिसके पैसे दिए जाते हैं तो वो होता है प्रिंसिपल डेटर। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। और जो पैसे देता है उसे कहते हैं क्रेडिटर। द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर। और इसमें एक पांचवा पॉइंट भी दिया गया है इसी सेक्शन में, अ गारंटी में बी ईदर ओरल और रिटन। अब इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंस है, ये लास्ट में हम लोग देखेंगे। और एक और वर्ड है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है, डिस्चार्ज द लायबिलिटी। ये लायबिलिटी है, ये लीगल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इलीगल लायबिलिटी होगा तब फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वॉइड हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल्स को। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लीजिए, एस रिक्वेस्ट सी टू लेंड ₹500 टू पी एंड गारंटीज दैट इफ पी फेल्स टू पे द अमाउंट ही विल पे। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जैसा एग्जाम्पल अभी हम लोग, जैसे कि पी है एक आदमी, पी मतलब प्रिंसिपल डेटर, और सी है। सी जो है पी को पैसे देता है, कितने पैसे? 500 रुपये। सी जो है पी को 500 रुपये देता है। क्यों देता है? क्योंकि एस जो है, एस मतलब श्योरिटी, वो सी को रिक्वेस्ट करता है कि तुम उसको 500 रुपये दे दो, अगर पी तुमको वापस नहीं करेगा तो मैं तुमको वापस कर दूंगा। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। प्रिंसिपल लायबिलिटी जो है पी के ऊपर ही है, पैसे वापस पी को ही करना है। लेकिन अगर पी, इन केस अगर पी पैसे वापस नहीं करता है तो एस पैसे वापस कर देगा। ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये समझ आ गया होगा। एक दूसरा एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के कारण कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी में कंफ्यूजन होता है। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था इंडेमनिटी वाले वीडियो में कि एक बाप अपने बेटे के साथ शॉप में जाता है, अगर आपको याद होगा तो आप वो वीडियो देखेंगे। तो यहाँ सिमिलर एग्जाम्पल है, एस एंड पी गो इन टू अ शॉप। श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर एक दुकान में जाते हैं। एस जो है श्योरिटी, वो दुकानदार को कहता है, दुकानदार सी है मतलब क्रेडिटर, दुकानदार को कहता है पी को जो गुड लेने हैं ले लो, पी को जो सामान लेना है उसे दे दो, और अगर वो पैसे नहीं देगा तो मैं पैसे दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। तो फिर कुछ लोग सोचेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्यों नहीं है? तो इसमें एक फ्रेज ऐड किया गया है, इफ ही डज नॉट पे, जो कि पिछले वाले एग्जाम्पल में नहीं था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर सीधा पी कह देगा कि मैं ही उसके बदले में पैसे दूंगा तब वो इंडेमनिटी होगा, लेकिन यहाँ पर ये गारंटी होगा। और इसके लिए हमारे पास एक केस लॉ है, बर्कमैन वर्सेस डार्नेल, जो कि 1704 का केस है। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। आप पिछले वाला एग्जाम्पल भी यहाँ देख सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा गाउसन डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस क्लार्क, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई बच्चा अपने पिता के साथ किसी दुकान में जाता है तो उसके पिता दुकानदार से कहते हैं कि मेरे बच्चे को जो सामान चाहिए उसे दे दो और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। यहाँ पर ऐसा एक बार भी नहीं कहा गया है कि अगर मेरा बेटा पैसे नहीं देगा तब मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर वो बात यहाँ ऐड कर दी जाती तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो जाता। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 3 पार्टीज के साथ साथ 3 कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। पहला कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। ये प्रिंसिपल डेटर जो है उसको क्रेडिटर को पैसे वापस करने ही होंगे, और इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट। आप बहुत जगह प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ही लिखा देखेंगे, कहीं कहीं प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट
भी इसको लिखा देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, कि अगर प्रिंसिपल डेटर पैसे नहीं दे पाता है, अगर नहीं दे पाता है तो श्योरिटी को क्रेडिटर को पैसे देंगे, इसकी सेकेंडरी लायबिलिटी है, तो इसलिए ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है। और फाइनली प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को नहीं दे पाया और प्रिंसिपल डेटर के बदले श्योरिटी क्रेडिटर को पैसे दिया, तो प्रिंसिपल डेटर को श्योरिटी को तो पैसे रिटर्न करने होंगे, और इसे कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये इम्प्लाइड है, इसलिए आपको ये इम्प्लाइड वर्ड भी दिख जाएगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस दोनों हो सकता है। तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और किनके किनके बीच कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो बेसिकली 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है कंकरेंस। ये कंकरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रिक्वायर्स द कंकरेंस ऑफ ऑल द 3 पार्टीज। तीनों पार्टी को कंकरेंट होना चाहिए, अगर कोई एक पार्टी कह देगा नहीं तो नहीं। जैसे कि आप ये एग्जांपल ले लीजिए, सी इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद पी। सी मतलब क्रेडिटर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम लोग जब भी सी पी एस ये सब वर्ड यूज करेंगे तो क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी ही समझेंगे इस चैप्टर में। तो सी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। श्योरिटी विदाउट एनी कम्युनिकेशन विद पी, श्योरिटी का प्रिंसिपल डेटर से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अंडरटेक्स फॉर अ कंसिडरेशन मूविंग फ्रॉम सी टू इंडेमनिफाई सी अगेंस्ट एनी डैमेज दैट मे अराइज फ्रॉम ब्रीच ऑफ पीस ऑब्लिगेशन। तो यहाँ जो है एस एक श्योरिटी नहीं है, क्योंकि पी को पता ही नहीं था, तो यहाँ कंसेंट प्रिंसिपल डेटर का नहीं हुआ, तो कंकरेंस नहीं हुआ, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होगा। तो इसलिए कंकरेंस होना बहुत जरूरी है, तीनों पार्टीज का कंकरेंस होना एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है कि प्राइमरी लायबिलिटी किसी एक में होनी चाहिए, जैसे कि देयर मस्ट बी अ प्राइमरी लायबिलिटी इन सम पर्सन अदर देन अ श्योरिटी, और जिस पर्सन में वो प्राइमरी लायबिलिटी होगी उसी पर्सन को हम लोग प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं। और यहाँ पर है लायबिलिटी मींस लायबिलिटी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। ये लायबिलिटी वर्ड जो सेक्शन 126 में यूज हुआ था वो है कि लायबिलिटी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होनी चाहिए। ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं जो लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता है। जैसे कि इसमें लेकिन एक एक्सेप्शन है, अ गारंटी गिवन फॉर द डेब्ट ऑफ अ माइनर इज ऑल्दो अनइन्फोर्सिएबल लग रहा है कि माइनर है, लेकिन ये एक्सेप्शन है और यहाँ प्राइमरी लायबिलिटी हो सकती है, और ऐसे केसेस में जो श्योरिटी होगा उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी। जैसे आप एग्जांपल देखिए, पी ओज अ डेट टू सी, S gives a guarantee to C for the payment of debt after it is barred from the limitation law। मतलब कि लिमिटेशन लॉ से बार हो जाता है उसके बाद कहता है करने के लिए। तो S pays the amount to C, कैन S recover it from P? तो इसका आंसर होगा नो, S कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम P, क्योंकि वो जो पैसे लिमिटेशन लॉ के बाद देने की बात कहा था वो खुद में अनइन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, वो खुद में गलत है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वॉइड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, एस रिकवर नहीं कर सकता है पी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लायबिलिटी जो है लायबिलिटी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। इन्फोर्सिएबल बाय लॉ ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये समझना चाहिए आपको। उसके बाद तीसरा बहुत मेजर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें होना ही चाहिए। ये हर टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में है कि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सारा एसेंशियल्स होना चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट है जो कि हमें इंपॉर्टेंट है और जानना चाहिए, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि ऑल द पार्टीज मस्ट बी केपेबल ऑफ इंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सारे पार्टीज जो 3 होते हैं वो केपेबल होने चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल डेटर मतलब जो 2 है वो तो केपेबल होना ही चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल डेटर है वो अगर सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी है, मतलब इनकेपेबल है तब भी चलेगा काम। जैसे कि उस केस में प्रिंसिपल डेटर तो लायबल होगा, लेकिन श्योरिटी पे, जैसे कि लिखा है यहाँ, द श्योरिटी इज रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी को प्रिंसिपल डेटर माना जाएगा एंड इज लायबल टू पे पर्सनली इवन दो प्रिंसिपल डेटर इज नॉट लायबल टू। ये एग्जांपल वाला जो हम लोग पिछले केस में देखे थे जो एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन भी यहीं से निकल के आता है, और ये एक इंपॉर्टेंट केस लो है जिसमें ये सारी बातें बोली गई थी। ये एग्जैक्ट वर्ड इसी केस का है, कसीबा वर्सेस श्रीपद 1895 का केस है, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए। उसके बाद है कंसीडरेशन के बारे में, जो कि हमारे सेक्शन 127 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है। ये कहता है कि एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी अ सफिशिएंट कंसीडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। मतलब यहाँ कंसीडरेशन प्रॉमिस, वैसे भी आप
अगर याद होगा तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज डी में मिलता है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। उसमें लिखा हुआ है कि एनी एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, मतलब कि आप कोई एक्ट कर रहे हैं या कोई ओमिशन कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, वो भी कंसिडरेशन होता है। लेकिन बहुत लोग वो एक्ट या एब्सटिनेंस तो याद रहता है बहुत लोगों को, लेकिन प्रॉमिस भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। और इसके लिए एग्जांपल्स है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इलस्ट्रेशंस में वो एग्जांपल्स यहाँ उसमें ABC करके दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ PCS करके यूज़ कर रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी यूज़ करने में, समझने में सुविधा होगी। जैसे कि P रिक्वेस्ट C टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। P रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद है C अग्रीज टू डू सो प्रोवाइडेड S विल गारंटी द पेमेंट। मतलब C कहता है मैं तभी करूंगा जब श्योरिटी मुझे गारंटी देगा कि ऐसा ऐसा। तो ये जो प्रॉमिस है C का प्रॉमिस, फिर बाद में देखिए पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ C's प्रॉमिस, तो ये सफिशिएंट कंसिडरेशन होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगा। उसके बाद सिमिलर एग्जांपल है, लेकिन इसमें है कि बाद में सेल करता है ऑन क्रेडिट और पहले बात कर लेता है। इसमें है कि मान लीजिए पहले ही सेल्स एंड डिलीवर्स, पहले ही बेच देता है, डिलीवर कर देता है, उसके बाद रिक्वेस्ट करता है कि टू फोरबियर टू सू, मतलब कि 1 साल तक सू मत करो, मैं गारंटी देता हूँ अगर उतने दिनों में नहीं पे करेगा तब मैं पे कर दूंगा। तो ये जो प्रॉमिस है इन डिफॉल्ट, तो वो भी सफिशिएंट कंसिडरेशन है, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगी। लेकिन ये तीसरा केस देखिए, इसमें है कि C सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू P, S आफ्टरवर्ड्स विदाउट कंसिडरेशन अग्रीज टू पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ देम। यहाँ कहने का मतलब है कि कोई दे दिया है, उसके बाद कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें दे दूंगा उसके बदले में, तो ये गलत है, यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में नहीं आएगा। तो ये 3 हुआ। और चौथा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग नॉट नेसेसरी। जैसा कि आपको सेक्शन 126 में दिखा ही था, गारंटी में भी ईदर ओरल और रिटन, जो कि लास्ट लाइन था उस सेक्शन का। इसमें एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हम लोग देखे हैं, जहाँ 3 टाइप था, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लॉ से कंपेरिजन। और ये हम लोग कंपेरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ को इंग्लिश लॉ से ही डिराइव किए हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अ गारंटी मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टी टू बी चार्ज। इंग्लिश लॉ में ये कंपलसरी है, लेकिन इंडियन लॉ में ये कंपलसरी नहीं है, तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इंडियन लॉ में रिटन ओरल कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में और वीडियोस लेके आएंगे जल्दी जल्दी, और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें और सारे केस लॉज भी लेके आएंगे। हम लोग बैंक गारंटी पर भी एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको अगर कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें contactlegallysorted@gmail.com पर लिख भी सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए या फिर हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए भी हमें मेल कर सकते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।